मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबडी। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 सिविक्स का, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो विदाउट एनी बकवास शुरू करते हैं, बिकॉज हमारा मकसद है जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से किस तरीके से अलग है। और आज हमारे दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉलो करी जाती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। ये डिबेट आप खुद पढ़ेंगे, बिकॉज इस डिबेट में एक नॉर्मली दिखाया गया है कि एक क्लासरूम है, उसमें स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं विद हिज और हर टीचर्स। तो आप ये वाली चीज़ ध्यान रख सकते हैं, डेमोक्रेशिया वाली, बिकॉज मे बी एमसीक्यू में ये पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेशिया डेमोक्रेटिक किस ग्रीक वर्ड से बना है। रेस्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन पे हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। मैं इस पूरे क्लासरूम में जो कन्वर्जेशन हुई है उसको शॉर्ट में समझा रही हूँ। डेमोक्रेसी की बच्चे पूछते हैं कि हम लोग पहले वाई इज़ डेमोक्रेसी क्यों पढ़ते हैं, हम पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो टीचर बोलती है कि हर चीज़ की डेफिनेशन प्रूव्ड नहीं होती है, मीन्स कहीं लिखा नहीं होता है कि यही पर्टिकुलर डेफिनेशन इस चीज़ की है और इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आप मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपको LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना होता है, तो आप इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स करते हैं, उसके बाद ही तो इसी कंक्लूजन पे आते हैं ना। तो अभी हम इस चैप्टर पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जिस कंक्लूजन पे आएंगे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अ डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? एक तो डेमोक्रेसी हो गई, दूसरी मोनार्की हो गई, ओलिगार्की हो गई, और जी एनार्की तो एक तरीके का केओस हो गया। ठीक है, तो मीन्स मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी होती है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें से एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी भी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रही हूँ कि डेमोक्रेसी के अलावा ये भी होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नेक्स्ट, अगर ये वाली 3 लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए। अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देके गए हैं, एंड दिस डेफिनेशन इज़ वेरी फेमस। मुझे भी पर्टिकुलरली ये डेफिनेशन पसंद है। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक वो गवर्नमेंट है जो पीपल की गवर्नमेंट है, ऑफ द गवर्नमेंट, और पीपल के द्वारा है और पीपल के लिए है। पीपल की गवर्नमेंट, पीपल के द्वारा और पीपल के लिए। ठीक है, हम एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं डेमोक्रेसी को, वो ये: डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं कि वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर हैं वो पीपल द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। हम देखते हैं हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे लोग निकलते हैं, जाके वोट देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। सिमिलरली डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, मीन्स हम कह सकते हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है? अब आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा येस, बट मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप गलत हैं। ज़रूरी नहीं है जहाँ पर भी इलेक्शन हो जाके लोग अपने रूलर को वोट दें, चूज़ करें, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। एग्जाम्पल ले लो चाइना में एक 1 पार्टी सिस्टम है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जाएंगे वोट देंगे, चॉइस ही नहीं है, पता है जो खड़ा हुआ है वो ही जीतेगा। तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, ये मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे म्यांमार, चाइल्ड, सऊदी अरेबिया। इसमें बोला गया है म्यांमार में क्या था, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार रूल। म्यांमार हमारी बॉर्डरिंग कंट्री है, यहाँ पे 2-3 साल पहले तक मतलब एक डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल किया करती थी, बट 2-3 साल पहले वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स ने डेमोक्रेसी फॉर्म मतलब वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद पावर्स ले ली। इसी तरीके से चाइल्ड में हुआ है। देन सऊदी अरेबिया में भी लोग इसलिए नहीं रूल करते हैं क्योंकि वहाँ पे आके लोग उनको वोट देते हैं। वहाँ पर वो रूलर इसलिए रूल करता है बिकॉज वो एक पर्टिकुलर रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, बताओ, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना जो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा। मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि जो भी डेमोक्रेसी इलेक्शन कराती है, जो भी कंट्री इलेक्शन कराती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है? नहीं, वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम मिसलीड कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं? दिस कैन कम एज योर 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन, मैक्सिमम तो 3 मार्क में ही आएगा। ठीक है,
फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हम ये सिंपल सी डेफिनेशन हम ऊपर समझ चुके हैं. बट अब ये रूलर्स कौन होंगे? क्या वो खुद ही कहीं से पैदा हो जाएंगे या उनको जाकर हम वोट देंगे? क्या वो कुछ भी कर सकते हैं इलेक्शन में जीतने के बाद, या वो किसी चीज़ से बंधे हुए होंगे? जैसे हमारे यहाँ पे वो संविधान से बंधे हुए होते हैं. और वो लोग कौन होंगे जो वोट देंगे? क्या अमीर के वोट की ज़्यादा वैल्यू होगी, गरीब के वोट की कम वैल्यू होगी, या लॉ की नज़रों में सब बराबर होंगे? ठीक है, यही सब क्वेश्चंस ये डेफिनेशन हमें समझा तो देती है कि जहाँ इलेक्शन होंगे, जहाँ रूलर को इंसान चूज़ करेंगे, जाके पीपल चूज़ करेंगे, वहाँ पे डेमोक्रेसी है. बट वो रूलर्स कौन होंगे, वो इलेक्शन में वोट कौन देंगे, वो सारे क्वेश्चंस ये डेफिनेशन आंसर नहीं करती है. अब देखो, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप कर दिया था 1999 में. उसके बाद उन्होंने अपनी जो चीफ एग्जीक्यूटिव वाली पोजीशन थी उसका नाम बदल के प्रेसिडेंट कर दिया. ओके, ये लिखा प्रेसिडेंट कर दिया उन्होंने. उसके बाद रेफरेंडम कराया, जिसमें रेफरेंडम मतलब क्या होता है, वहाँ के लोगों से पूछा कि मतलब मैं अच्छा रूल कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सटेंशन कर रहा हूँ, मीन्स मैं अपने 5 साल के टर्म को और बढ़ा रहा हूँ. और उन्होंने अपने 5 साल के एक्सटेंशन को बढ़ा लिया. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो रेफरेंडम हुआ था, लोगों की मर्जी थी, बट उस रेफरेंडम में भी माल प्रैक्टिसेस था और फ्रॉड था, वो भी एक सही तरीके से नहीं हुआ था. उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा. आई होप कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा से मेरा मतलब समझ रहे होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा मतलब हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे भी संवैधानिक बदलाव होते रहते हैं. संविधान आज से 70 साल पहले बना था भारत का, बट उसके बाद से आईटी टेक्नोलॉजी हो गया, एआई हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आई हैं. जब संविधान बना था तब लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ होगी. तो इस पे अगर कोई हमें रूल बनाना होगा या कुछ मैरिज से रिलेटेड हमें संविधान में कुछ चेंज करना होगा, तो उस चीज़ को हम अमेंडमेंट बोलेंगे. हम मीन उसको, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज के हिसाब से बदल रहे हैं, ढाल रहे हैं, तो वो चीज़ अमेंडमेंट होती है. इन्होंने वहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा. और जैसे जो इंडिया है, इंडिया में पर्टिकुलर ये स्टेट है, तो कोई लोग इनको स्टेट बोलते हैं और कुछ कंट्रीज इनको प्रोविंसेस बोलती हैं. तो पाकिस्तान में इनको प्रोविंसेस बोला जाता है. तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ की पावर अपने हाथ में ले ली. तो अब स्टेट में कोई और सी गवर्नमेंट थी, इन्होंने उस गवर्नमेंट को कह दिया कि आप रूल नहीं करेंगे, मीन्स उनको डिसमिस कर दिया, उनको हटा दिया और उनकी पावर भी अपने हाथ में ले ली. उसके बाद फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स. एंड तो अब फाइनल पावर जो थी मैं बता चुकी हूँ, इनके पास कुछ नहीं है. जो भी पावर है वो मेनली इनके पास है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास और इनके आर्मी ऑफिसर्स के पास. नॉर्मल पब्लिक के पास कोई पावर नहीं है. अगर आपकी पावर, अगर आपने किसी को वोट दिया है, सपोज ये कंट्री है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लो इसमें आपके पापा चाचा पड़ोसी वगैरह ने इस इंसान को वोट दिया, इस इंसान को चूज़ कर कर आगे भेज दिया. अब ये इंसान लेकिन अगर खुद से डिसीजन नहीं ले रहा है, इसके डिसीजन बाहर किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड है, वो किसी और के कहने से कुछ कर रहा है, तो फिर वो एक रियल डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी वही है अगर ये आप लोगों से बात करके, आप लोगों की बात सुनकर आके जाकर बता रहा है कि दिक्कत इन लोगों को क्या है, ना कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या दिक्कत है, तो वो रियल डेमोक्रेसी है. तो यहीं से हमारा फर्स्ट फीचर निकल कर आता है डेमोक्रेसी का, कि जहाँ पर फाइनल डिसीजन लेने की पावर उनके लोगों के पास हो, जिन जिन लोगों को लोगों ने इलेक्ट कर कर भेजा है, ठीक है, अपने बिहाफ पर. सेकेंड है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. चाइना में मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ. इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, रेगुलर टाइम पीरियड पे होते हैं, बट इलेक्शन में वही लोग खड़े हो सकते हैं जो, या फिर देखो जैसे हमारे यहाँ पे 573 समथिंग करके कुछ लोग खड़े होते हैं ना, चाइना में 3000 लोग खड़े हो ऑल ओवर चाइना से इलेक्ट होते हैं. बट यहाँ पर वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं जिनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल हो. ठीक है, अब ये पार्टी का ही अप्रूवल चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मतलब तय ही है ना कि हमेशा इसी चाइनीज़ कम्युनिस्ट CCP चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी. तो इसमें तो कुछ मतलब फिर तो इलेक्शन कराना ना कराना एक ही चीज़ हो गई ना. चाइना के एग्जाम्पल ऊपर दे चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी निकल रही हूँ. नेक्स्ट आ गया मैक्सिको. मैक्सिको में इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 6 years to elect the president. The country has never been under a military or dictator rule, but until 2000 every election was won by the party PRI. मैक्सिको में कभी डिक्टेटरशिप नहीं रही है, कभी मिलिट्री ने कूप नहीं करा है, मीन्स तख्तापलट नहीं करा है, मिलिट्री ने कभी भी सरकार को हटाकर खुद रूल नहीं करा है. बट 2000 से वहाँ पे हमेशा PRI ही जीत रही है. इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, अपोजिशन पार्टीज़ को
अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज़ नहीं है, वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ हैं, बट उनको कभी जीतने ही नहीं दिया जाता। मीन्स वहाँ पे क्या करा जाता है, डर्टी ट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कहा जाता है तुम इस पर्टिकुलर मीटिंग में आओ। जो टीचर्स होते हैं उनको फोर्स किया जाता है पीटीएम में कि पेरेंट्स को बोलो कि वो इसी पार्टी को वोट दें। और मीडिया पे मतलब मीडिया भी गलत इन्फॉर्मेशन देती है। मीडिया पे पता क्या होता है, फिर ऐसी कंट्रीज़ में ना सेंसरशिप लग जाती है, मीडिया चाहकर भी सही चीज़ नहीं दिखा सकती। और कुछ टाइम पे सपोज आप मैक्सिको में वोट देने गए, पता चला जहाँ पे एड्रेस था वोटिंग देने का, वहाँ से बूथ ही हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया। अब एंड टाइम पे आपका यहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, तो मतलब पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर दिए जाते हैं लास्ट मिनट पे, तो लोग पहुँच ही नहीं पाते वोट देने। करौल इलेक्शन। चाइना में चॉइस ही नहीं है। चाइना का एग्जांपल हमें दिखाता है कि लोगों के पास सीरियस चॉइस ही नहीं है। और मैक्सिकन का एग्जांपल हमें दिखाता है कि पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे डोंट हैव अ चॉइस। मीन्स मैक्सिकन का एग्जांपल दिखाता है कि चॉइस है, अपोजिशन पार्टीज खड़ी होती हैं, बट विद मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड दे अनेबल टू मेक टू द इलेक्शन। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि इलेक्शन होना इज़ नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ से हमारा दूसरा फीचर निकल कर आता है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मीन्स इलेक्शन होना चाहिए, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग एंड फेयर चांस ऑफ विनिंग। मीन्स जो खड़ा है उसको डर तो हो कि वो हार सकता है, इसलिए वो 5 साल या 6 साल जो भी उसका टर्म होगा उसमें वो अच्छे से काम तो करेगा, लोगों का भला तो चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। सऊदी अरेबिया में 2015 तक ना वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। और एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है, वहाँ पे एस्टोनिया में रशिया के लोग रहते हैं, वहाँ पे वो माइनॉरिटी में है, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है राइट टू वोट मिलना। और फ़िजी में जो इंडियन फ़िजी है, फ़िजी में ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते हैं तो करा करते थे, तो वो इंडियंस को वहाँ पर ले गए थे एज अ लेबर। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंडियन, फिर वहाँ पे वो लेबर बस गई है। ठीक है, वहाँ पे जो लोग बस गए हैं उनके वोट की वैल्यू कम है एज अ इंडिजीनियस फिजी के वोट की वैल्यू से। मतलब ये वोट देगा तो इसकी वोट की वैल्यू में भी 2 होगी और इसकी वोट की वैल्यू में भी 1 होगी। तो अगर ये 2 पर्सन भी होंगे और ये 4 पर्सन होंगे, तो मतलब कुछ भी है, वोट की वैल्यू इनकी ज़्यादा है, तो इनकी चलने का ज़्यादा, इनके द्वारा चूज़ करी हुई गवर्नमेंट की बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट ऐसा नहीं होता है। आप हमारे इंडिया के केस में देख सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। अंबानी हो चाहे एक सड़क पर बैठा हुआ इंसान हो, वोट की वैल्यू उसकी भी एक है और अंबानी जी की भी एक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट फीचर निकल के आ गया, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन, मीन्स एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए 18 साल से बड़ा, चाहे फिर वो कैसे भी रंग रूप का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, कोई सी भी भाषा बोलने वाला है, कहीं पे भी रहता है, कितना भी कमाता है, उसके वोट की वैल्यू एक ही होगी। हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव द सेम वैल्यू। नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट। अब हम जिम्बाब्वे में देखते हैं, जिम्बाब्वे की पार्टी का नाम ये है, इसकी फुल फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर की पार्टी है। यहाँ पे भी इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होते हैं, बट हमेशा यही इंसान की पार्टी जीतती है। ठीक है, कैसे जीतती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस कराता है भैया इलेक्शन में। गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट काफ़ी बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुकी है। प्रेसिडेंट जो है, ये इंसान बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देता है, अपनी पावर तो बढ़ा लेता है, बट अगर कंट्री में कुछ हो जाता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके कह देता है मैं इसके लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। मीन्स अगर डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दे रहे हो अपनी पावर बढ़ाने के लिए, बट अपनी अकाउंटेबिलिटी कम करने के लिए। और यहाँ पे अपोजिशन पार्टी को हरेस किया जाता है, पब्लिक प्रोटेस्ट इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए हैं, टेलीविज़न रेडियोज़ को कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो सही चीज़ कभी भी नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट को हरास किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट, अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखेंगे, अगर कोर्ट कोई डिसीजन, मतलब कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है, कोर्ट बता देता, अगर सरकार को कोई डायरेक्शन दे देता है कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर उस चीज़ पे मीटिंग होती है। अगर कोर्ट ने कह दिया इलीगल है तो इलीगल है, फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पे जिस पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने के लिए जो चंदा मिलता था, इतने साल से चल रहा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो इलीगल है, तो वो बंद हो गया, उस चीज़ पे बहस नहीं हुई। बट जिम्बाब्वे में गवर्नमेंट इग्नोर कर देती थी भाई कोर्ट के जजमेंट्स को। ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट, पॉपुलर लीडर्स, इफ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। ओके, अब हमारे इलेक्शन, मतलब हमारी आज़ादी के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अम्बेडकर जी, ये लोग क्या थे, बहुत पॉपुलर लीडर थे। और कांग्रेस क्या थी, पॉपुलर गवर्नमेंट थी। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि पॉपुलर गवर्नमेंट, पॉपुलर लीडर हमेशा कंट्री को सही डायरेक्शन में ले जाए, हमेशा कंट्री को डेमोक्रेटिक ही बनाए। हम जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल में ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी और बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े फिगर थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई थी, बट देखा कंट्री का क्या हाल करा। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है
हमें हमेशा इलेक्शन को ही नहीं देखना होता कि चाइना में इलेक्शन हुआ डेमोक्रेटिक, रशिया में इलेक्शन हो रहा है डेमोक्रेटिक, इंडिया में इलेक्शन हो रहा है डेमोक्रेटिक। नहीं, इलेक्शन के आगे और इलेक्शन के पीछे क्या हुआ है उस कंट्री में, हमें वो चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी है। हर कोई इक्वल होना चाहिए लोग के आगे। मैं इस चीज़ पे यहाँ पे वीडियो में कमेंट करना ज़रूरी नहीं समझूंगी, बट मैं बोल दूंगी, आप लोग समझ जाएंगे। अगर टोल टैक्स पे से निकल रहे हो, टोल देना है तो सबको देना है। कोई किसी का चाचा विधायक है या किसी का फूफा विधायक है ना, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी ने रेड लाइट तोड़ दी है तो चालान सबका बराबर कटना चाहिए। वहाँ पे फिर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मेरे चाचा विधायक है, मेरे पापा विधायक है। अगर आपने गलती करी है तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए, वो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी है कि ऐसा नहीं होता है, बट रियलिटी में क्या होता है आप सब जानते हैं। नेक्स्ट चीज़, ऐसा फॉरेन में बहुत कम होता है, यूएसए वगैरह में, मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, वहाँ पे ये चीज़ कम होती है। वहाँ पे चाचा पापा विधायक नहीं देखे जाते हैं, वहाँ पे कूट दिए जाते हैं, ठीक है। दीज राइट मस्ट प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एंड ऑफकोर्स हमें पता है हमारे फंडामेंटल राइट जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा कौन से 6 फंडामेंटल राइट है, या फिर वो बताइए कि जो एक 7 फंडामेंटल राइट्स थे पहले, तो उसमें से किस वाले फंडामेंटल राइट को अभी हटा दिया गया है। अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाता है ना, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है, पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बट अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी करता है ना, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन द इलेक्शन। अब आपने किसी को वोट दे दिया तो वो इलेक्शन कुछ भी नहीं, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता कि जो उसके मन में आ रहा है वो इंसान वो कर रहे, नहीं। उसको कुछ रूल्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। हमारे इंडिया के केस में वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी होगी, जैसा उसमें लिखा है उसको वैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन्स राइट्स। अब हम इस डेफिनेशन की समरी पर आ गए हैं। देखो, हम इतनी देर से सिर्फ इस डेफिनेशन पर पहुंचने के लिए पढ़ रहे थे, समझ रहे हो। अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आप पता क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक तो ये वाली लिख देना, दूसरी वो फॉर द पीपल बाय द पीपल वाली भी आप ठूस देना कहीं पे, ठीक है। बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी, क्योंकि आप उसमें लिखेंगे बाय अब्राहम लिंकन, तो अगर हम ऐसे किसी का नाम देके कुछ स्टेट करते हैं ना, तो वो एक इंप्रेशन अच्छा डालता है। हमें इस चीज़ से ये तो पता चल गया कि ये जो ये वाली डेफिनेशन है ये एडिक्वेट तो नहीं है, बिकॉज इसमें जो की वर्ड्स थे ये हमें इतने कुछ डिस्कशन के बाद समझ में आए। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप ये वाला भी पूरा मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई पूछे कि डेमोक्रेसी किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो आप ये 4 पॉइंट दे सकते हैं। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। इलेक्शन फेयर होते हैं, फ्री होते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हारने वाले के भी उतने ही चांस होते हैं जितने जीतने वाले के चांस होते हैं। मीन्स एक इंसान इलेक्शन में खड़ा है ना, तो उसको हारने का डर है, इसलिए अगर वो जीत गया तो वो 5 साल काम करेगा, जिससे वो आने वाले अगले 5 साल में ना, मतलब अगले 5 साल में मतलब जीत सके, समझ रहे हो ना। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल। यहाँ पे चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी होती है सबको, मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना के केस की तरह की एक ही पार्टी, आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। एंड चॉइसेस है मेक्सिको की तरह, बट उन चॉइसेस का करें क्या जब कुछ कर नहीं सकते, जीतने वही है, तुम माल प्रैक्टिसेस करते हो, फ्रॉड करते हो, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट, अगर हमने एक बार एक इंसान को वोट देकर जिता दिया तो उसके जो मन में आए वो ही नहीं कर सकता, उसको लिमिट होना पड़ेगा, उसको भी कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाई डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे फिर बेटा ये क्या है ना, एक वो दिखाई गई है कन्वर्जेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में। आप 9th क्लास के बच्चे हैं, बट आप में इतना इंग्लिश का बेसिक सेंस है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये तो एक नॉर्मल कन्वर्जेशन है, जैसे आप दोस्तों में करते हैं, बस ये इंग्लिश की किताब है तो इंग्लिश में लिखी है। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। अब मेरी एक बात सुनो, अब एक कंट्री है, इसका जन्म होता है अभी भारत अर्थ पे, ठीक है। तो ये इन कंट्रीज़ को देखती है, किसी में मोनार्की है, किसी में ओलिगार्की है, किसी में डिक्टेटरशिप है, कुछ है, तो भी सोचती है यार मैं क्या लूँ। अब ये इन सब कंट्रीज़ में घूमती है, तो इसको पता चलता है कि जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं ना, वो सब डेमोक्रेसी की तारीफ़ कर रही हैं, तो वो इसलिए डेमोक्रेसी ले लेती है। देखो, ऑल दो डेमोक्रेसी इतने सारे, जितने आप कहते हैं ना बेस्ट फ्रॉम दी वर्स्ट, मीन्स इन सब से, मतलब घटिया से तो बढ़िया ही बेटर है, मीन्स इन सब घटिया में से तो ये बढ़िया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इन सब वर्स्ट में से ना मैं मानती हूँ कि डेमोक्रेसी बेटर है, बट ऐसा तो नहीं है ना डेमोक्रेसी अच्छी है और सब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी हो गई, इसमें कुछ कमियां नहीं है। नहीं, डेमोक्रेसी में बहुत सारी कमियां हैं। तो अब हम उन कमियां के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी में क्या होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, इंस्टेबिलिटी होती है। मतलब यहाँ पे लीडर्स बदलते रहते हैं 5 साल बाद। अभी देखो, अभी अगर 5 साल बीजेपी की सरकार है, अगले 5 साल कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार को अगर बीजेपी की टाइम पे लाया गया हुआ कोई रूल पसंद नहीं आया तो वो उसको बदल देगी।
क्या पता वो रूल 10 साल बाद अपना असर दिखाता, बट कांग्रेस ने तो आके बदल दिया ना, क्योंकि उसको पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है, लीडर्स बदलते रहते हैं, तो कुछ चीज़ की, और इंस्टेबिलिटी पता है इस सेंस में भी होती है, जैसे इलेक्शन लड़के आ गए बट अगर किसी ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया लोकसभा में, मीन्स जैसे अभी ये हमारी वो है लोकसभा, यहाँ पे इधर बीजेपी वाली मेजॉरिटी में है और कांग्रेस वाले माइनॉरिटी में है, ठीक है, मीन्स माइनॉरिटी मेजॉरिटी उस चीज़ में समझ लो कम है उनकी संख्या, तो इसलिए बीजेपी ने अपनी वो बना ली, बट कुछ हो गया, इसके आपस में ही लोगों में लड़ाई हो गई, बन नहीं रही है, तो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगी, और क्या होगा फिर, एक लोग वोटिंग करेंगे कि अभी भी अगर बीजेपी मेजॉरिटी में है तो वो रूल करेगी, वरना वो नहीं करेगी। और अब क्या होता है इस वाली रूलिंग के बाद कि लोग इतने ही वोट करते हैं बीजेपी को, इतने अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो अब ये सरकार गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, फ्रेश इलेक्शन होंगे, फ्रेश लोकसभा चुन के आएगी, समझ गए। तो इसलिए इंस्टेबिलिटी इस सेंस में भी होती है, और मोरालिटी का स्कोप नहीं होता है, लोग अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कुछ भी करते हैं, लोगों की भलाई तो कम ही देखते हैं, अपने में लगे रहते हैं, डिलेज होते हैं, बैड डिसीजंस भी हो जाते हैं, करप्शन होता है बहुत ज़्यादा, मीन्स आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं, आपको अपना काम करवाना होता है तो लोग बोलते हैं जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा निकाल दो, मीन्स करप्शन, ठीक है, बैड मनी। मीन्स डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, लेयर्स होती हैं, पहले आप यहाँ काम कराएंगे, फिर यहाँ से आपको कोई पेपर मिलेगा, फिर आप वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से आपको कहीं साइन करवाने वहाँ जाएंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा चेन्स होती है डेमोक्रेसी में। तो लेकिन कुछ लोगों के पास ना इससे बचने का ऑप्शन होता है, लोग कहते हैं आप हमें पैसा दे दो, हम आपका एक काम जल्दी करा देंगे। तो डेमोक्रेसी से करप्शन भी आता है, इंस्टेबिलिटी भी आती है, लोग अपने फ़ायदा देखता है, तो मोरालिटी का स्कोप बहुत कम हो जाता है, और इतने सारे स्टेप्स होते हैं करने के लिए डेमोक्रेसी में, एकदम स्टेप होते हैं हर चीज़ करने के लिए, रेड कारपेट होती है, तो वो डिलेज होता है डेमोक्रेसीज़ में, और बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। 573 लोग हमारे लोकसभा में चुन के जाते हैं, तो कोई डिसीजन करना होता है तो सबकी मर्जी से बैठ के करना होता है, तो उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। जो इलेक्टेड लीडर हमने वहाँ चुन के भेजा है, ज़रूरी नहीं ना उसको हर चीज़ की जानकारी है, हो सकता है उसको उस चीज़ की जानकारी ना हो, वो उतना पढ़ा लिखा ना हो, बिकॉज वोट तो हम किसी को भी दे देते हैं ना, तो वो डिसीजन जो ले ज़रूरी नहीं अच्छा हो। और ऑर्डिनरी पीपल मीन्स हमने उस इंसान को चुन के भेजा है, हम तो उस इंसान के साथ नहीं रहते हैं, हमें तो नहीं पता वो अच्छा है या बुरा है। अब हमें भी हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती है, हमें भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। कोई गारंटी नहीं होती कि वो पर्टिकुलर इंसान जो डिसीजन लेगा या हमने जिस इंसान को चूज़ करके भेजा है ये डिसीजन सही है या गलत। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप बदलती रहती है, कोई बहुत ऐसा नहीं होता। अभी तो फिर भी 15 साल एक सरकार चल गई बीजेपी की, बट पीछे पास्ट में देखो तो ऐसा 70 साल बाद हुआ है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट एक लॉन्ग विजन से काम नहीं कर सकती, उसको छोटे छोटे विजन लेके चलने पड़ेंगे कि 5 साल में ये हो जाए, लोगों को दिख जाए कि हम नहीं कर रहा है, लोग हमें फिर वोट दें। सरकार लंबा विजन नहीं ले सकती, अगर कोई सरकार लंबा विजन ले ले तो वही कि अगली बार जो गवर्नमेंट आएगी वो उस चीज़ को बदल देगी। जैसे 44th अमेंडमेंट करा था इंदिरा गांधी ने, बट उसके बाद जो सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, उन्होंने उनके अमेंडमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने फिर वो बदल दिया था। ऑल्दो 44th अमेंडमेंट बहुत गलत था, वो बदलना ज़रूरी था, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि जो अगर अपोजिशन को वो पसंद नहीं आता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो करा, तो वो जब पावर में आएगी अपोजिशन तो वो उस चीज़ को हटा देती है, ठीक है। बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, बट वो हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। द रियल क्वेश्चन इज फेस विद डिफरेंट डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। मैं ये चीज़ भी आपको पहले ऊपर समझा चुकी हूँ। डेमोक्रेसी उन सब गवर्नमेंट में से अच्छी है जो चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये तो हमने सारी बुराइयाँ पढ़ ली, अब ज़्यादा ना बुराइयाँ पढ़नी नहीं चाहिए, फिर ना हमें उस चीज़ में उस सिस्टम में बुराइयाँ ही दिखती हैं। और कुछ अच्छाइयाँ बताती हूँ। देखो चाइना में ना फेमाइन आया था, मीन्स भुखमरी आई थी 1958 और 1961 में, उसमें 3 करोड़ पीपल मर गए थे। ये अब तक की सबसे गंदी फेमाइन रिकॉर्डेड है, ठीक है। बट देखो इंडिया में उतनी गंदी फेमाइन तो नहीं आई थी जितना चाइना में आया था, बट कहते हैं अगर चाइना डेमोक्रेटिक होता तो चाइना में इतने लोग नहीं मरते, ठीक है। इंडिया में भी आई थी वेस्ट बंगाल वगैरह की साइड में, बट क्या हुआ था बच्चा, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो लोगों ने खाने की डिमांड करी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने सुना और गवर्नमेंट ने लोगों को खाने के लिए खाना दिया और लोगों ने खाया। बट चाइना में ऐसा नहीं था, चाइना में गवर्नमेंट को डर ही नहीं था ना, उसको था जो चल रहा है चल रहा है। देखो इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों की नहीं सुनी, बिकॉज वो डेमोक्रेसी नहीं था, बट इंडिया डेमोक्रेसी था। यहाँ के लोगों के पास अगर खाना नहीं है तो वो गवर्नमेंट को बोलेगी और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी खाना देना, समझ रहे हो। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अगर
लोग को डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उसकी लोगों की डिमांड पूरी करनी है, तो इस चीज़ में सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी एश्योर करती है, आई एम राइटिंग, एश्योर करती है कि लोगों की नीड पूरी हो. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, अपने पीपल के लिए अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, ऑनेस्ट नहीं कह सकते हैं, चलो हम, इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिसीजन. और वो हर डिसीजन भले से ही वो डिले कर देता है, हमने डिसएडवांटेज में पढ़ा कि डिसीजन डिले हो जाता है, बट वो डिस्कशन के बाद होता है, कंसल्टेशन के बाद होता है. ये भले से ही टाइम लेता है, बट टाइम लेना बेटर है ना कोई बड़ी गलती हो जाने से. इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस होने की चांसेस कम कर देता है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट. हमारे इंडिया में कितने सारे तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, कितना डिफरेंट हमारा एथनिक कल्चर है, अलग अलग रीजन से लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, बट वो तब भी साथ रह रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव. प्रेफरेंसेज ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश. अभी पंजाब के लोग कुछ और डिमांड कर सकते हैं, वेस्ट एंड हरियाणा के लोग कुछ और डिमांड कर सकते हैं, बट दोनों की अपनी अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो ये बचाती है इन दोनों हरियाणा और पंजाब के पीपल के लोगों में क्लैश होने से. अब जैसे कावेरी रिवर के वाटर पे डिस्प्यूट चलता है कर्नाटका की साइड, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो हमारी जुडिशरी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ पर बातचीत होने का बहुत स्कोप होता है, तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं. ठीक है. डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी अगर हमारी कंट्री साथ है, तो सिर्फ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अडॉप्ट की थी अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उस वजह से साथ है. डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड. डेमोक्रेसी डिग्निटी इंश्योर्स करती है सिटीजन्स को. मतलब अगर एक कोई इंसान गरीब है जिसकी सालाना इनकम 1 लाख है, बट किसी की अगर इतने सारे जीरो की जीरो भी नहीं बने, इतने लैक्स इनकम है, तो वो सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है. इस इंसान की भी वैल्यू की, वोट की वैल्यू एक है और इस इंसान के वोट की वैल्यू भी एक है, चाहे ये कम पढ़ा लिखा है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, रिच है, पुअर है, नो मैटर वॉट, बट ही हैज़ द सेम स्टेटस इन द आइज ऑफ द लॉ. ठीक है. फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. कह दो भाई, फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट ऑन मिस्टेक. बिकॉज अगर डेमोक्रेसी में कोई गलती हो जाती है ना, तो लोग कॉल आउट कर देते हैं गवर्नमेंट को कि आपने ये डिसीजन गलत लिया है, इसको सही करो, तो डेमोक्रेसी सही कर लेती. अब जैसे एक ट्रक वाला लॉ आया था अभी पीछे, आपने सुना होगा, ट्रक्स की हड़ताल वगैरह हो गई थी, तो लोगों ने बोला कि ये लॉ आपका ठीक नहीं है. मैं लॉ के डिटेल में नहीं जा रही कि वो सही था या गलत, कि ये लॉ आपका सही नहीं है. ट्रक ड्राइवर्स ने बोला, तो गवर्नमेंट ने उनकी सुनी, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि शायद उनका लॉ सही नहीं था, तो उन्होंने उस लॉ को वापस ले लिया. तो डेमोक्रेसी में चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट अपनी मिस्टेक सुधार ले, बट दीज चांसेस आर नॉट अवेलेबल इन द ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन अ मोनार्की, इन अ I can say in a dictatorship form of government. Advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ काम कर दिया, अब दिल्ली में आपको पता है हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उन्हें क्या लगा था, अगर मैं उस केस में भी नहीं जा रही हूँ कि वो चीज़ सही है या गलत, अभी वो प्रूव नहीं हुआ है, तो जब तक हम प्रूव नहीं करते, कुछ केस प्रूव नहीं हो जाता, तब तक हम उस इंसान को गिल्टी नहीं कह सकते. बट मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, अगर सपोज, चलो सीएम जी का एग्जाम्पल छोड़ो, कोई इंसान है, इसने करप्शन करा, इसे क्या लग रहा है ये चीज़ छुप जाएगी, बट मिस्टर ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप 5 साल छुपा लेंगे, आप 10 साल छुपा लेंगे, 11वें साल आप पकड़े जाएंगे. ठीक है. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग. देखो, अब आप क्या सोच रहे हो, डेमोक्रेसी आप पता क्या चाह रहे हो, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सब कुछ हटा दे, मीन्स कुछ, मतलब कुछ ना हो, एक आइडियल सोसाइटी हो. देखो, एक आइडियल सोसाइटी होना तो बेबी बहुत ज़्यादा भारी है, बिकॉज क्या होता है ना, डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती, एंड ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन भी नहीं है. ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन. डेमोक्रेसी से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिसीजन निकल के आएगा वो एक मीटिंग से आएगा, कंसल्टेशन से आएगा, डिस्कशन से आएगा, तो वो डिसीजन एक गुड, अच्छा हो सकता है. ठीक है. बट मतलब आपको एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिल सकती है. आपको आज के कलयुग में, ये पता है इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, आपको कलयुग के समय में ना राम राज्य नहीं मिल सकता है. ठीक है. अब हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. मिनिमल फीचर्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट हैव. अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन. डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी अलाउ होती है डिसीजन लेने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल. मेजॉरिटी, अब आप सोच रहे हो यार हम कहाँ रूल करते हैं, डेमोक्रेसी में बोल रहे हैं कि पीपल रूल, पीपल रूल, पीपल. अरे आपने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान चुनकर भेज दिया है ना, अब वो जाके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है लोकसभा में. ठीक है.
दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक। ये उसके बाद डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी। ओके, ये चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई, ये चीज़ हमें ये बताने में सफल है कि हाँ ये कंट्री डेमोक्रेटिक है। जितना कुछ हमने अब तक आधे घंटे में डिस्कस करा ना, ये चीज़ हमें ये बता देगी कि हाँ ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। बट क्या हमें ये बता देगी कि ये कंट्री ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेटिक है और ये कंट्री कम अच्छी डेमोक्रेसी है, मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी है, इस कंट्री में कम अच्छी डेमोक्रेसी है? नहीं, ये इस चीज़ को बताने में सक्षम नहीं है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद द एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। अगर सरकार ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई लॉ बना रही है तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नेसेसरी है कि भाई आप ट्रक की यूनियंस को बुलाओ, उनसे डिस्कस करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, फिर जाके लॉ बनाओ, ठीक है। फिर वो आएगा, फिर वो आके प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो वापस ले लेते हैं, इसलिए उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम टेलिंग, अगर फार्मर्स लोग गवर्नमेंट को कुछ लाना है, अगर वो कुछ चेंज करना चाह रही हैं, तो भाई फार्मर यूनियंस को बुलाओ, कुछ फार्मर्स को बुलाओ, बैठो, डिस्कस करो, फिर जाके आगे डिसीजन बनाने की सोचो ना। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली। देखो ये चीज़ तो आप खुद पढ़ लेना, इसमें यही है कि फैमिली में भी हम लोग डेमोक्रेसी कर सकते हैं। मीन्स होता नहीं है, अगर आप लोग 6 कज़न्स हो, 3 4 5 6 7 कज़न मान लो, वरना एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 कह रहे हैं छोले भटूरे खाने हैं और 4 कह रहे हैं पाव भाजी खानी है, तो किसके कहने का सामान बनेगा? 4 के कहने का बनेगा ना, बिकॉज वो लोग जीत गए, वो लोग ज़्यादा थे। तो हम कह सकते हैं हम लोग अपनी डेमोक्रेसी जैसे टर्म को हम अपनी फैमिली, अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेक दिस आइडियल सीरियसली, नो कंट्री। देखो यहाँ पे भी ये बोल रहा है, अगर हम इन आइडियल्स को सीरियसली लेने लग गए ना, तो इस दुनिया में एक भी कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करती है, ठीक है। आइडियल रिमाइंड्स अस वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। बट ये जो इतने भी आइडियल्स हमने अब तक पढ़े, हमें ये बता देते हैं कि हमें डेमोक्रेसी की वैल्यू क्यों करनी चाहिए, डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस बता देते हैं। अगर डिक्टेटरशिप होगी, वो कह देगा आपको इतने ही लंबे बाल रखने हैं, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी इतने ही लंबे बाल रखना। आपको जीन्स ही पहननी, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी जीन्स पहनना। तो मतलब उन सब चीज़ों से तो बेटर ही है ना डेमोक्रेसी जो है। हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश। हमें ये गुड डेमोक्रेसी और बैड डेमोक्रेसी, या बैड डेमोक्रेसी कहना ख़राब होगा, हम दोनों तरफ गुड डेमोक्रेसी लिख देते हैं। एक तरफ ज़्यादा अच्छी लिख देते हैं दो, और एक तरफ थोड़ी कम अच्छी लिख देते हैं। ये इन दोनों की डिफरेंस बताने में कैपेबल नहीं है इतना बड़ा डिस्कशन जो हमने आधे घंटे में करा। बट हाँ, हमें ये बता सकता है, ये बताने में सक्षम है हमारा डिस्कशन जो हमने अब तक करा, कि कौन सी मिनिमल डेमोक्रेसी और कौन सी अच्छी डेमोक्रेसी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। हमें पता है अगर हम इन आइडियल्स को मानने लगे तो कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, जो हमने मिनिमम कंडीशंस पढ़ी हैं इस चैप्टर में भी। ऐसा नहीं है कि हमने सारी कंडीशंस पढ़ ली, बट हाँ हमने मिनिमम इतनी पढ़ ली है कि हम किसी कंट्री को देखकर बता सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं। रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन। देखो हमने ये आइडियल्स पढ़ लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बस हमारा काम ख़त्म हो गया। हम एज ए सिटीज़न क्या कर सकते हैं बताओ, फिर मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगी। देखो, this requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. What we do as a citizen can make a difference to making our country more or less democratic. अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपकी गवर्नमेंट आपसे कुछ व्यूज़ मांग रही हैं, तो यू एज सिटीजन शुड गो एंड गिव योर पॉइंट्स देयर, पुट योर पॉइंट्स फॉरवर्ड, ओके। एंड इलेक्शंस हो रहे हैं तो यू शुड गो आउट ऑफ योर होम, इंस्टेड ऑफ एन्जॉइंग हॉलीडे यू शुड गो एंड वोट फॉर योर कंट्री, ओके। तो हम एज अ सिटीज़न ये कर सकते हैं, हम खुद अपनी कंट्री को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं या फिर लेस डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, वो उस कंट्री के सिटीजन के हाथ में होता है, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी नहीं कह रही है कि सिटीजन के हाथ में होता है, बट हम एज अ सिटीज़न, हमारे हाथ में है अपनी कंट्री को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना या कम डेमोक्रेटिक बनाना, ठीक है। अगर हमें लग रहा है ये गवर्नमेंट ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो रही है, मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, we are going out of our home and we are casting our vote to save the democracy, okay. The fate of the country depends not just on what the rulers do but mainly what we citizens do. देखो एनसीईआरटी ने भी कह दिया, हमारी कंट्री का फ्यूचर उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारे रूलर्स क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री का फ्यूचर उस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि हम एज अ सिटीज़न क्या कर रहे हैं। हम जाकर वोट नहीं दे रहे हैं, घर पर बैठकर बोल रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है मतलब डिक्टेटरशिप में बदलती जा रही है, ये होता जा रहा है, वो
बाहर निकलो, वोट दो, पॉलिटिकल डिस्कशंस में शामिल हो, अपने व्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाओ, उसके बाद ही तुम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो गवर्नमेंट को। देखो मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ और मैं अपने आने वाली वीडियोस में भी बोलूँगी, अगर आपने इलेक्शंस में वोट नहीं दिया है तो आपका ना गवर्नमेंट की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने का भी हक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी फिर नहीं है, बिकॉज आपने वोट ही नहीं दिया ना, फिर आप किस हक से उस गवर्नमेंट की कमियां निकाल रहे हो, ठीक है। रेस्ट डिपेंड्स, छोड़ो, अब आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना घर पे। हमारा एनसीईआरटी का डिस्कशन पूरा हो गया, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम अपना मतलब 40 to 45 मिनट्स में एनसीईआरटी कवर कर लें, बहुत हेल्पफुल होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम लिख रही हूँ, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और क्या लिखूं, इंडिया लिख दो, चलो एक, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। एक श्रीलंका और अफगानिस्तान, ठीक है। तमीज से लिख देती हूँ ना। यार अफगानिस्तान की स्पेलिंग क्या होती है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। ये 10 कंट्री हो गई। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें से कौन कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है या कौन कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। आप लिख सकते हैं रशिया इज इक्वल टू डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, या जौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप अगर ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ यही बता दो इन 10 कंट्रीज़ में से कौन कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। मुझे पता है मेरे एग्जांपल्स थोड़े बहुत कहीं ना कहीं पे वो हैं, आपको ज़्यादा डेमोक्रेसी की चॉइसेस नहीं मिलेंगी, बट हाँ इसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। अब मुझे उस कंट्रीज़ के नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। रेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मोस्टली जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटीज़ को कवर कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।